वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। बस ऐसे ही अपना हौसला बनाए रखिए, अब मंजिल दूर नहीं। स्वागत है बच्चों आपका इस ज्ञान की दुनिया में। तो आज हम सीखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे और कैसे होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहली साइट कौन सी होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो वो होती है एल्वेलाई। तो सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? एल्वेलाई के थ्रू। इसके अलावा गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी। कैसे होता है गैसेस का एक्सचेंज? तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे इंपॉर्टेंट किसके ऊपर बेस होता है? तो ये बेस होता है प्रेशर या फिर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। क्या मतलब होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तो कितना ज्यादा प्रेशर या फिर कंसेंट्रेशन का डिफरेंस है गैस का, उसके ऊपर ये मेनली डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या हो गया? प्रेशर या फिर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन। सेकेंड फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो जितनी ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी उतना ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन। फिर होता है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। मतलब जिस मेम्ब्रेन के थ्रू गैस डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, मतलब जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना कम क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि जितनी मोटी होगी उतना धीरे धीरे जाएगी गैस। तो तीन फैक्टर्स हो गए। पहला प्रेशर या फिर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकेंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, थर्ड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। तो पहला क्या हो गया आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन से। सेकंड सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन थिकनेस की अगर हम बात करते हैं, ये क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना रेट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर होता है एक इंडिविजुअल गैस, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मान लो बहुत सारी गैसेस हैं, उसमें किसी एक गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? एक स्मॉल लेटर होता है पी, पी मतलब पार्शियल प्रेशर। आगे होता है गैस का नाम, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो स्मॉल लेटर पी का आगे O2, ये क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन। सिमिलरली स्मॉल पी CO2, ये क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पे कुछ पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं कहां कहां पे, यानी कि एयर में, एल्वेलाई में, ब्लड में, टिश्यूज में किस गैस का कितना कितना पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है। तो ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि कितना कितना पार्शियल प्रेशर कहां पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पार्शियल प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं? तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। पैकेट में लिखा हुआ है mmHg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। एयर में कितना होता है? लिखा हुआ है 159, ठीक है, 159 होता है। एल्वेलाई में कितना होता है? 104। फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? 95। टिश्यूज में कितना होता है? 40। एक्सपायर्ड एयर यानी कि जो श्वास छोड़ते हैं उसमें कितना होता है? 116। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो हम श्वास छोड़ते हैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है। और कितना होता है यहाँ पार्शियल प्रेशर? 116। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है एयर के अंदर? 0.3। एल्वेलाई में 40, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, टिश्यूज में 45 और एक्सपायर्ड एयर में 32। अब एक बार देखते हैं कि भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पे? एयर में है। देखो हमेशा याद रखना, गैस कैसे मूव करेगी? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो सबसे पहले एयर से कहां आएगी? एल्वेलाई में ऑक्सीजन, क्योंकि वहां है 159, वहां है 104, तो वहां मूव करेगी। एयर से कहां गई? एल्वेलाई में। उसके बाद जाएगी ब्लड में। कौन से ब्लड में? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, वहां कितना? 40, तो 104 से कहां गई? 40 में। जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गई ऑक्सीजन तो वो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। तो प्रेशर कितना हो गया? 95। फिर वहां से कहा जाएगी टिश्यूज में, वहां कितना है? 40, तो 95 से 40 में। तो इस तरीके से कैसे ऑक्सीजन मूव करती है? एयर से जाएगी एल्वेलाई में,
एल्वेलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यूज में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसका रिवर्स होता है, वो कैसे जाएगी, टिश्यूज से ब्लड में, ब्लड से एल्वेलाई में, फिर एल्वेलाई से बाहर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कैसे होगा, सबसे पहले एयर से एल्वेलाई, एल्वेलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वेलाई और फिर बाहर। ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा कैसे होता है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। CO2 की अगर हम बात करते हैं, टिश्यूज से कहां जाएगी, ब्लड में, क्योंकि टिश्यूज में कितना है 45 और ऑक्सीजन ब्लड में कितना है 40, तो वहां मूव करेगी, ठीक है। फिर जब वहां मूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो वहां कितना हो गया 45, फिर कहां जाएगी CO2, एल्वेलाई में 45 से 40 में, और बाद में एयर में। तो हमेशा जो गैस मूव करती है वो करती है मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कैसे होगा डिफ्यूजन, फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड और फिर ब्लड टू टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वेलाई, यानी कि ऑक्सीजन से रिवर्स। और ये पार्शियल प्रेशर पूछा भी गया था नीट 2016 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बेहद ही खूबसूरत डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे एल्वेलर और टिश्यू साइड पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एल्वेलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यूज की तरफ होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड और फिर ब्लड से एल्वेलाई की तरफ होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है, ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी, फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड और फिर ब्लड से टिश्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करेगी, टिश्यूज टू ब्लड देन ब्लड टू एल्वेलाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक होती हैं आर्टरीज और एक होती हैं वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जहां पे हायर अमाउंट में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उस ब्लड को कैरी करती हैं आर्टरीज। एंड इफ यू टॉक अबाउट वेन्स, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ध्यान रखना, आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड। बट यहां पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, pulmonary artery. All arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Similarly, all veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. जहां भी बच्चों वर्ड आए pulmonary, उसका मतलब क्या होता है, लंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहां पे लिखा हुआ सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू होल बॉडी। जब भी हम पूरी बॉडी की बात करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सिस्टमिक। तो सिस्टमिक वेन क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं पूरी बॉडी से, कहां पे, हार्ट की तरफ। फिर हार्ट से वो ब्लड जाता है कहां पे, लंग्स में। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। हम जानते हैं लंग्स में क्या होते हैं, एल्वेलाई होते हैं, वहां पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और फिर ऑक्सीजन जो होती है आ जाती है ब्लड में। अब वो ब्लड क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उस ब्लड को पल्मोनरी वेन लंग से कहां पे लेके आएंगी, हार्ट की तरफ, और हार्ट से वो पूरी बॉडी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कौन लेके जाएंगी, सिस्टमिक आर्टरीज, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी, एल्वेलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करेगी, टिश्यूज से ब्लड और ब्लड से एल्वेलाई, यानी कि अपोजिट टू ऑक्सीजन। बच्चों थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसमें हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे। पहला पढ़ा था प्रेशर या फिर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, और थर्ड पढ़ा था हमने थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो हमने देखा था जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है उतना ज्यादा क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर हम कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी को, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और कितनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, 20 से 25 टाइम्स, 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल होती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यही लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफी ज्यादा डिफ्यूज होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। क्या मतलब है, मान लो बच्चों ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एक जगह है 10 और एक जगह है 20, डिफरेंस कितना हुआ, 10 का।
सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक जगह कितना है 10 है, दूसरी जगह 20, डिफरेंस कितना हुआ 10 का, सेम है। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों सिचुएशन में तो किसका अमाउंट ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, तो आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे यही बात लिखी हुई है, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर के हिसाब से कौन सी गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है। आगे बात करते हैं बच्चों डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेनली 3 लेयर से बनी होती है। कौन कौन सी लेयर है, तो एल्वेली की लेयर्स होती हैं। एल्वेली की बाहर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेली, और अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। एंडो मतलब अंदर, तो एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो 3 लेयर्स होगी मेनली। पहला थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेली, ये होगी बाहर वाली, और अंदर वाली कौन सी होगी, एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, और इसके बीच में क्या होता है, बेसमेंट सब्सटेंस। और इन तीनों लेयर की थिकनेस मिला के कितनी होती है, इट इज लेस देन अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कितनी होती है एग्जैक्टली 0.2 मिलीमीटर। कितनी होती है, 0.2 मिलीमीटर। ये डायग्राम देखते हैं, ये है एल्वेली का सेक्शन। यहां पे क्या क्या चीज लेबल की हुई है, एयर का फ्लो दिखा रखा है, एल्वेली के अंदर स्पेस जिसे बोलते हैं एल्वेलर कैविटी, एल्वेली की वॉल जो कि 1 सेल थिक होती है, ब्लड कैपिलरी जिसके अंदर रेड ब्लड सेल है, और बेसमेंट सब्सटेंस को लेबल किया है। तो ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 में भी लेबलिंग से क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ये होता है ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। तो ऑक्सीजन की बात करें तो 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड में क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं आरबीसी। तो 97% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। और रिमेनिंग 3% कैसे होती है, डिसोल्व स्टेट में होती है, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। ये तो बात हुई ऑक्सीजन की। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो 20 से 25%, 20 से 25% कैसे होती है, आरबीसी के द्वारा। सबसे ज्यादा 70% कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी कि HCO3 नेगेटिव जिसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट। रिमेनिंग 7% कैसे होती है, डिसोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, 2011, 14, 16 3 बार पूछी गई है ये। तो 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा, रिमेनिंग 3% डिसॉल्व स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 20 से 25% आरबीसी के द्वारा, सबसे ज्यादा 70% कैसे, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और बाकी बची हुई 7% डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हम सब जानते हैं कि रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, एक पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और इसके साथ कौन बाइंड करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इनकी जो बाइंडिंग होती है ये होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा ये हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बाद में क्या होता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिसोसिएट होता है, टूट जाता है, किसमें, हीमोग्लोबिन अलग ऑक्सीजन अलग, तो इसलिए क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, अब बात करते हैं एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। अगर हम बात करें एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है ये किससे रिलेटेड है, तो सबसे ज्यादा जो रिलेटेड है ये है आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कि इस बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
इसके अलावा बाकी फैक्टर्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर। अब यहां पे आप ये देख सकते हो ग्राफ, ये ग्राफ है किसके बीच में, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन वाई एक्सिस पे है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये कहां पे है, एक्स एक्सिस पे। तो जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तब ये कर्व कैसा आता है आपका, सिग्मोइड कर्व। कैसा आता है, सिग्मोइड कर्व, मतलब एस शेप का कर्व आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, इसे बोलते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। और जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, उतनी ज्यादा क्या होगी, बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, सेचुरेशन होगा। ठीक है, इस कर्व को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब हम आपको दो सिचुएशन बताएंगे, एक सिचुएशन है एल्वेली के अंदर और दूसरी है टिश्यूज के अंदर। तो एल्वेली के अंदर क्या कंडीशन होती है, वहां पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा। क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है, हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं, टेम्परेचर कम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और बाकी सब चीजें कम है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए यहां पे कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल होगी। तो ध्यान रखना, एल्वेली के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, बाकी सब चीजें कम होती हैं, तो इसी वजह से क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अब टिश्यूज के अंदर क्या होता है, इससे रिवर्स कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, मतलब रिवर्स कंडीशन है। जब ये कंडीशन होती है, ऑक्सीजन कम होता है, बाकी सब चीज ज्यादा होती हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन गया वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी, टिश्यूज को मिल जाएगी। ये तो चाहिए था हमें। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मतलब जब हम नॉर्मल दिनचर्या करते हैं, अपनी नॉर्मल दिनचर्या की अगर हम बात करते हैं, उस दौरान 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है, 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज को। लेकिन यहीं अगर हम बात करते हैं स्ट्रेनस कंडीशन की, जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान ये 5 ml ना होके ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये कितना हो जाता है, 15 ml, क्योंकि उस टाइम हमारी सेल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस दौरान ये कितना हो जाएगा, 15 ml। अब यहाँ पे मैंने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, वो क्या है, अब ये जो आपने ग्राफ देखा, अब ये कई बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है और कई बार ये राइट की तरफ शिफ्ट होता है। ये कब होता है, पहली बात है इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ क्या है, ज्यादा है। लेफ्ट का बढ़ गया, लेफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। और यहीं अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब सेचुरेशन क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का कम हो रहा है, इसका मतलब एफिनिटी क्या है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कम है। अब लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होगा, राइट की तरफ कब होगा, लेफ्ट का मतलब आपने देखा एफिनिटी क्या होगी, बढ़ गई हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। अब ऐसा कब होगा, जब ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा और बाकी सब चीजें कम, मतलब CO2 कम, हाइड्रोजन कम और टेम्परेचर कम। हाइड्रोजन आयंस कम मतलब पीएच क्या होगा, ज्यादा। ये बात ध्यान रखना। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ गई ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब क्या है, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 क्या है, कम है, हाइड्रोजन आयंस क्या है, कम है, टेम्परेचर क्या है, कम है। अब राइट की अगर हम बात करते हैं, राइट का मतलब क्या होता है, एफिनिटी हीमोग्लोबिन की क्या होगी, कम होगी ऑक्सीजन के साथ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है, CO2 क्या है, ज्यादा है, हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है, मतलब पीएच क्या होगी, कम होगी, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया राइट की तरफ। अब एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है,
एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, ये जो ग्राफ है राइट की तरफ शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान CO2 ज्यादा रिलीज होती है। CO2 रिलीज हुई मतलब CO2 बढ़ गई, CO2 बढ़ती है तो क्या होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है। अब आता है बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या होता है? तो ये डील करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ये कब होता है? जब CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, हाइड्रोजन आयन बढ़ गया, तब क्या होगा आपका, जब ये सब चीजें बढ़ जाती हैं तब क्या होगा आपका, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी क्या होगी, कम हो गई। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, टूट जाएगा। ऑक्सीजन अलग, हीमोग्लोबिन अलग, मतलब ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को डिलीवर हो जाएगा। इसलिए बोर्स इफेक्ट जो है वो इसके साथ डील करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ डील करता है। ठीक है, तो ये है बोर्स इफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। अब हम एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, बताओ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट, बहुत बढ़िया, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस। वेरी गुड। अच्छा मुझे आप ये बताएंगे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो 20 से 25 टाइम्स। बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर, और एग्जैक्टली पूछो तो 0.2 मिलीमीटर। वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एयर के अंदर कितना होता है, 159। वेरी गुड। एल्वेली के अंदर कितना होता है, 104। बहुत बढ़िया। अच्छा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एयर के अंदर कितना होता है, 0.3। वेरी गुड। एल्वेली के अंदर कितना होता है, 40। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, तो आरबीसी कितना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कितने परसेंट ऑक्सीजन को, 97%। वेरी गुड। और बाकी 3% कैसे होती है, डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की, तो सबसे ज्यादा कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। कितना परसेंट, 70%। अच्छा आरबीसी कितना करते हैं, 20 से 25%। बहुत बढ़िया। और बाकी 7% प्लाज्मा के थ्रू। वेरी गुड। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में, तो कौन सी शेप आती है, कौन सा कर्व आता है, सिग्मोइड कर्व। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी ऑक्सीजन के क्या हुई, ज्यादा हुई। बहुत बढ़िया। और ऐसा कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, बढ़ जाएगा, CO2 का कम हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं टिश्यूज को नॉर्मल कंडीशन में, 5 ml। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज में, 15 ml। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी भी बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा न रह जाए। धन्यवाद।